Good morning to everyone, students. I am Anil Goswami, your English teacher. आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसके बारे में कुछ चर्चा किया था कि नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 प्रोनाउंस आपके बीच में जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं आज प्रोनाउंस पे। पहला तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ये बनता है कि आखिरकार प्रोनाउन है क्या, है ना, साधारण सी बात है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यह वीडियो आपके पास ऐसे थोड़ी पहुंच जाएगा। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपके बीच जो भी समस्या उत्पन्न होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट करके बताएं कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके बाद आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए हम आज बात करते हैं प्रोनाउंस क्या है, व्हाट इज प्रोनाउंस। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज प्रोनाउंस, ठीक है। तो प्रोनाउंस किसे कहते हैं, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, इसके बारे में जानने के लिए दिया है कि प्रोनाउंस इज अ वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और प्रोनाउंस इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के बदले, जो शब्द संज्ञा के बदले यानी नाउन के बदले, नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं या फिर सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। आपने नाउन भेजा ना, क्या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे है प्रोनाउन, कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउंस कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ 8, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, आपके सामने नाम भी प्रदर्शित कर दिया हूं। पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठवां रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउन, आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 8 प्रकार हैं जिनका आपको अध्ययन इनमें से सिर्फ 2 को करना है। कितने को करना है? आपके क्लास में इस 8 प्रकार में सिर्फ 2 प्रकारों का वर्णन होगा। पहला आपका, हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि आखिरकार पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जिसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। मेरे साथ फिर से बोलिए, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए मैं एक सारणी का उपयोग किया हूं, जिसके माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपसे चर्चा किया था केस के बारे में, कारक के बारे में चर्चा किया था, वही कारक यहाँ पे आ चुका है
इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि केस 3 होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। ठीक है, तो इन्हीं तीनों केस के माध्यम से हम पर्सनल प्रोनाउन को समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही 3 पर्सन हैं। अब इसके लिए इन तीनों पर्सनों का यूज हम किस किस तरीके से करते हैं, किस केस में क्या बोलते हैं उसे, आइए हम इस टेबल के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम तीनों की बात करते हैं। ठीक है, इधर से भी आपका मिला जुला होना चाहिए और इधर से भी आपका क्लियर होना चाहिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, नॉमिनेटिव केस में आई, ये फर्स्ट पर्सन है। ये टोटल जितना भी है ये फर्स्ट पर्सन है। ये ध्यान रहे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं क्या हूं? सिंगल हूं ना, यानी एक व्यक्ति है ना। अब एक व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पे क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। वी मीन्स हम, ये भी सिंगल के ही बारे में बात किया जा रहा है। आप टेंस में मत नहीं जाइए, क्योंकि आई और वी दोनों वहां पे क्या रखे जाते हैं? प्लूरल माने जाते हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है। बात समझ में आ रही है? आई मतलब मैं और वी मतलब हम। ये हम क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यानी ये सिंगल है। इसलिए आई का अर्थ मैं या फिर मैंने होता है और वी का अर्थ हम या फिर हमने होता है। अब इसी को ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम देखें, फर्स्ट पर्सन में ही ध्यान दीजिए, तो आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। क्या हो जाता है? मी। ऑब्जेक्टिव केस में, फर्स्ट पर्सन में, ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है? मी, और वी का क्या हो जाता है? अस। मी मीन्स होता है मुझे और मुझको, और वी, अस मीन्स क्या होता है? हमें या हमको। ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसी को फर्स्ट पर्सन को ही पॉसेसिव केस में आई के स्थान पर हम क्या यूज करते हैं? माई या फिर माइन भी यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? और वी की जगह पर और यूज करते हैं, जबकि माई का अर्थ होता है मेरा और माइन का भी अर्थ होता है मेरा या फिर अपना, और का मतलब होता है हमारा और अपना, दोनों यूज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, और। ठीक, अब सेकेंड पर्सन की ओर चलते हैं। अब सेकेंड पर्सन की ओर चलते हैं, तो सेकेंड पर्सन में ये कहीं आता ही है यू, यानी हम और तुम, या हम और आप। अगर हम हैं और आप हैं, हम हैं और आप हैं, तो ये कितने व्यक्ति की बात की जा रही है? 2 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यानी हम हो गए और आप हो गए, यानी 2 व्यक्ति। तो आपका अर्थ होता है यू से, यानी यू मीन्स होता है तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, या तुम्हारा या अपना, या तुम्हारा या आपका। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू ही आता है। तो नॉमिनेटिव केस में यू के अर्थ होता है तुम या तुमने, ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज करेंगे तो तुम्हें या तुमको, और पॉसेसिव केस में अगर यूज करेंगे तो योर या फिर योर्स, तुम्हारा या अपना। योर या फिर योर्स, तुम्हारा या अपना। ठीक है, ये सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक व्यक्ति। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आते हैं, बाकी इस दोनों को छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी बचते हैं वो थर्ड पर्सन में हो जाते हैं। जैसे ही, वह उसने, सी, वह उसने,
अब ही का अर्थ होता है पुरुष के लिए और सी का अर्थ होता है स्त्री के लिए, यानी दोनों का सेम अर्थ होता है, सिर्फ अंतर इतना है कि ही पुरुष के लिए यूज होता है और सी स्त्री के लिए यूज होता है। दे वे या फिर उन्होंने, इट यह या फिर इसने, यह निर्जीव के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। और अगर इसी की बात हम करें थर्ड पर्सन में तो ऑब्जेक्टिव में ही का हिम हो जाता है उसे या उसको, सी का हर हो जाता है उसे या उसको, दे का हो जाता है देम उन्हें या उनको, इट का इट ही होता है। और अगर पॉसेसिव केस में हम बात करें थर्ड पर्सन की ही तो ही के जगह पर हिज हो जाता है उसका या अपना, ही सी के जगह पर हर हो जाता है उसका या अपना, दे के जगह पर देयर या फिर देयर्स हो जाता है उनका या अपना, और इट का इट से ही रहता है या फिर यहाँ पे यस लगा देते हैं लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, उसका अर्थ बस इट का इसका या अपना। ठीक है, बात समझ में आ गई। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी दे इट ये थर्ड पर्सन। क्लियर हुआ? अब किसमें क्या लगाते हैं यह आपके टेबल के माध्यम से आपके सामने दिख रहा है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा कि आई के जगह पर हम अगर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो मी होगा, अगर पॉसेसिव केस में यूज करेंगे तो माई होगा या माइन होगा। इस प्रकार से यू का यू यू योर्स, ही का हिम हिज, सी का हर हर, दे का देम देयर देयर्स। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और इसका हिंदी भी अर्थ लिख दिया गया है कि किसका अर्थ क्या होगा, तो आप इस टेबल के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे हम दूसरा बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जो वाक्य हैं, मैं आपको कुछ वाक्य यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं, टोटल क्वेश्चन वर्ड 11 होते हैं, तो कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे व्हाट मीन्स होता है क्या, हु मीन्स होता है कौन, व्हिच मीन्स होता है कौन सा, हुज मीन्स होता है किसका या किसकी, whom मीन्स होता है किसको, है ना। इस प्रकार से जो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो यूज होते हैं इसमें वाक्यों में, सेंटेंसों में, तो ऐसे सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य यह तभी होगा जब सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बेहद जरूरी है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए तो यह सेंटेंस मेरा क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। बात समझ में आ रही है? अगर प्रश्नवाचक वाक्य हम न लगाएं तो यह सेंटेंस अगर हम कोई भी लिख रहे हैं तो वह क्या होगा? गलत माना जाएगा। इसलिए प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में, प्रश्नवाचक वाक्यों में लास्ट में क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होते हैं उसमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाना बेहद जरूरी होता है, अति अनिवार्य होता है। अगर हम नहीं लगाए, बाई चांस किसी कारण से हम भूल गए तो वह मेरा सेंटेंस सही नहीं बल्कि क्या होगा? रॉन्ग होगा, गलत होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इसमें कह रहा है कि हु आर यू, आप कौन हैं। अगर ये बात मैं पूछूं कि हु आर यू, आप कौन हैं, तो यह आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, है ना। अब क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं, आगे आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन तो वो होता है जो एक क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में लगते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन वर्ड वो होता है जो वाक्य के शुरू में लगते हैं। जैसे
क्या आप मनीष हैं? क्या आप मनीष हैं? तो ये भी मैं आपसे क्वेश्चन ही कर रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग गया क्या, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, बताइए ना। होम डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं, होम डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं, होम डू यू वांट, आप किसको चाहते हैं। Whose toy is this, यह किसका खिलौना है, Whose toy is this, यह किसका खिलौना है। Who is there, वहाँ कौन है, Who is there, वहाँ कौन है। आप देख रहे हैं कि सभी में क्वेश्चन मार्क लगा है ना। अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाए तो यह सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा। Who am I, मैं कौन हूँ, Who am I, मैं कौन हूँ, Who am I, मैं कौन हूँ। बात समझ पा रहे हैं। Which is मोहन्स हाउस, मोहन का कौन सा मकान है, Which is मोहन्स हाउस, मोहन का कौन सा मकान है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें पूछा जाए, प्रश्न खड़ा किया जाए या क्वेश्चन मार्क लगाया जाए। तो ऐसे वाक्यों को आप समझ लीजिए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। बात समझ पा रहे हैं। अब एक टिप्पणी मैं आपको और बता दे रहा हूं कि हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। व्हिच का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। व्हिच का प्रयोग वस्तु के लिए भी करते हैं और व्यक्तियों के लिए भी करते हैं, लेकिन व्हाट का प्रयोग जो है, सॉरी, हु का प्रयोग जो है केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये जो हु है सिर्फ व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इतना ध्यान रहे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होता है, व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होता है। ये जो व्हाट है, व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए होता है, हु का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए होता है और व्हिच का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए होता है। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। यह चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। बाकी जो बचते हैं प्रोनाउंस, ये अगले कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, इसके बारे में अगले कक्षा में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और ये दो प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो टेबल के माध्यम से, सारणी के माध्यम से मैंने बताया आपके बीच में, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने बताया। शायद आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जैसा भी होगा आप कमेंट्स में करके हमें बताएं, ताकि इस वीडियो को सुधारने में मदद मिले। तो चलिए, इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।